बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्ट के अंदर पढ़ा था क्वांटम संख्याएं, शुरुआत की थी हमने। और क्वांटम संख्याओं के अंदर अपन ने दो लिए थे पॉइंट, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या, है ना। अब मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो अपन ने इसके अंदर बताया कि ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को बताती है। इसके अलावा जो कोष होते हैं के एल एम एन, है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र लिया था 2n² के द्वारा। तो ये तो था मुख्य क्वांटम संख्या। फिर पढ़ी थी अपन ने द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करना, अभिविन्यास को दर्शाना, है ना। अब यहां इसके अंदर अपने एक सूत्र भी आया था कि जो उपकोष होते हैं, इसमें अपन ने कहा था और मैंने लास्ट में ये भी कहा कि इसका संबंध इससे होगा, है ना। तो इसमें बताया था कि उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र अपने पास था 12 + 1, है ना। चलिए, ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम लेने जा रहे हैं इसकी तीसरी क्वांटम संख्या, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो, आप नाम से ही आ रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जब अपन मैग्नेटिक बोल रहे हैं तो पहला वर्ड m, इसलिए इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं। अब इसको अपन कैसे लेंगे, तो पहला पॉइंट जैसे अपन लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कहेंगे कि इसे किसके द्वारा? स्मॉल m द्वारा दर्शाते हैं, पहला पॉइंट, है ना। चलो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो यहां हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है। अभिविन्यास को क्या करती है? दर्शाती है। ठीक है, ये तो हो गए इसके दो पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है जो हमारे को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये तो दो तो चलो परिभाषा से आ गए कि ये m है और ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। देखो, नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर जो ये स्टार प्रभाव और जीमान प्रभाव के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया था। तो जीमान प्रभाव जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और ये नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में जब ये पूछा गया था उनको कि जो ये स्पेक्ट्रम रेखा है जो बनती है, स्पेक्ट्रम रेखा के मार्ग में अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लगा दें तो ये कई छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो जाती है। उसका हालांकि नील्स बोहर के पास कोई इसका उत्तर नहीं था, लेकिन यहां जब हम इसको जीमान प्रभाव को इसके ऊपर लागू करते हैं, किसके ऊपर? उपकोष के अंदर, है ना, तब इसमें ये कहा गया है, देखिए ये कहता है कि इस क्वांटम संख्या द्वारा जीमान प्रभाव दर्शाया जाता है। जीमान प्रभाव का मतलब ही यही हुआ, कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये कहा कि इसमें प्रत्येक उपकोष जो होता है, ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, प्रत्येक उपकोष आगे कई छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है
कि प्रत्येक उपकोष आगे कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा अगर हम इस उपकोष के अंदर क्या करते हैं, जीमान प्रभाव लाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो वह छोटे छोटे भाग जो बनेंगे, उन छोटे छोटे भागों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है। अब ये क्या होता है, किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, इसके लिए हमें आना पड़ेगा द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंदर, ठीक है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या L जो होती है, L का संबंध हम किससे लेंगे, M से संबंध करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि जो ये M का मान है ना, ये 2L + 1 के आधार पर निर्धारित होगा। कैसे होता है, अब अपन लेते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, अब ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। अब देखो आप, इसमें हमें ये सूत्र लगाना है और यहां अपने 3 पॉइंट हुए। अब चौथा पॉइंट अपन लेते हैं इसका। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखो आप, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसके संभावित मान कितने हो सकते हैं, उसका निर्धारण 2L + 1 के द्वारा ही किया जाएगा। आपको कक्षक पता है, अपन ने कल लिए थे S, P, D और F लिए थे ना, तो बस उसी के ऊपर इसका निर्धारण किया गया है। तो हम चौथा पॉइंट यही कहेंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी M का मान जो होता है वो L के मान के आधार पर 2L + 1 सूत्र से निकाला जाता है। अब कैसे निकालते हैं अपन, तो देखो आप, अब आपको यहां ध्यान देना, स्पेशली ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि M के 3 संभावित मान हो सकते हैं। क्या होते हैं वो ध्यान रखो। एक तो होता है 0, ठीक है, या होगा +M या होगा -M। ये आपको मान ध्यान रखना है, या तो +M होगा या फिर किसके रूप में होगा, -M के रूप में रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, हम सबसे पहला कक्षक लेते हैं S, जैसे S, ठीक है। S के लिए हमने इसका द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान आपको याद है ना, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना था, 3 था, है ना। तो S के लिए मान कितना है इसका, 0 है, किसका, L का। तो अब यहां पर इस सूत्र में मान रखिए, तो देखो 2L + 1, 2L + 1 है, तो L का मान S के लिए 0 है, तो 2 × 0 + 1 कितना आया, 1 मान आया। अब इसमें उपकोष हम कह रहे थे ना कि जब हम इसके मान मतलब जीमान प्रभाव डालते हैं तो ये कई भागों में विभक्त हो जाता है, लेकिन यहां पर ये उपकक्षक में कक्षकों की संख्या का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। तो S के अंदर हमेशा अपन कितना बॉक्स बताते हैं, 1 बॉक्स बताते हैं, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अब 1 बॉक्स बता दिया, तो इसके लिए M का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके मान संभावित कितने आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है। शुरुआत हमेशा किससे की जाती है, 0 से की जाती है, फिर जैसे जैसे मान बढ़ते हैं वैसे प्लस और माइनस बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ये S आया, ठीक है। अब अपन लेते हैं दूसरा P, देखो P के लिए L का मान कितना है, 1 है, तो ये 1, ठीक है। अब 2L + 1, तो 2L + 1 के हिसाब से 2 × 1 + 1 कितना हुआ, 3 हुए।
अब 3 का मतलब इसको दर्शाते हैं तो इसके अंदर 3 उपकक्षक होते हैं, कक्षक होते हैं, सॉरी, 1 और 2, जिसे हम दर्शाते हैं पी एक्स, पी वाई और किसके द्वारा, पी जेड के द्वारा। अब आपको इसमें m के मान बताने, m तो देखो मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना मान, तो यहां 0 से शुरुआत करते हैं, तो m बराबर पहले लिखोगे 0, ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस 1 और फिर इधर माइनस, तो ये -1, कितने मान हुए, 3। ध्यान दीजिएगा इस मान से ही हम m बताते हैं, ये ना, ये, ठीक है। अब आप d और f में खुद निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, देखो d, अब तीसरा आता है जैसे d, तो d के लिए मान कितना है, 2, तो क्या लिखेंगे, 12 प्लस 1, तो बराबर, अब देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने आए, 5 है ना। अब 5 आए तो इसमें जैसे ये 3 है ना, उसमें 5 होंगे, तो 5 बताओगे तो 5 को दर्शाएंगे यूं, 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 को दर्शाना है तो dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये लास्ट होता है dz स्क्वायर। ये 5 इसके अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और अब आपको बताना है m का मान, तो बता सकते हो आप m, अब m के लिए कितने मान हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले शुरुआत 0 से, ठीक है। अब पीछे कितने रहे, 4, तो पहले उधर लिखिए +1 और फिर इधर लिखिए -1, 3 हो गए। अब पीछे कितने रहे, 2, फिर वापस +2 और इधर -2। ये m के संभावित मान कितने आए, 1 2 3 4 और 5 मान। इस तरह से m का मान इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि m के संभावित मान ये होते हैं 0 प्लस या माइनस के रूप में। अब 12 प्लस 1 का उपयोग किया, 12 प्लस 1 का उपयोग करते ही इन उपकोष में कक्षकों की संख्या बता दी, तो s के अंदर 1 होता है, p के अंदर 3 होते हैं, px py pz के रूप में दर्शाया जाता है। f में ये d में कितने आ गए, 5, ये। अब f का मान आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि f में ये निर्धारण नहीं होगा ये कौन कौन से होते हैं, लेकिन हम इसकी संख्या जरूर बता सकते हैं। देखो आप, अब f है, तो f के लिए चौथा पॉइंट आता है f। अब f के लिए मान कितना है, 3 है ना, तो सूत्र में मान रखोगे 12 प्लस 1, तो 12 प्लस 1 जब मान रखोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 12 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा, ये मान आता है इसके अंदर, है ना। अब 7 है तो 7 बॉक्स बनेंगे, कक्षक जो है ना ये f, इसके अंदर कक्षक बताएंगे वो 7 होंगे, तो 7 बताने का मतलब यहां से यहां तक पूरे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब 7 हो गए इसके अंदर कक्षक। अब आपको m के मान निकालने, m के मान आप बता सकते हो, देखो यहां पर 5 तक ये आए, पहले 1 था 0, फिर 3 आए तो 0 प्लस 1 माइनस 1, फिर 5 आए तो 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, अब कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो 7 आप निकाल सकते हो, लिख दोगे, चलो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले 0, ठीक है, फिर प्लस 1, ये 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2
-2, फिर +3 और क्या आ जाएगा ये -3। तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब मैंने यहां आपको बता दिया है, तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो m का मान कैसे निर्धारित किया जाता है। तो देखो आप, ये कितनी महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या है कि जब हम छोटे क्लासों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बोलते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे बोलते हैं अपन। तो वो वास्तव में ये s 1s, ये s होता है, ये p होता है, ये d होता है और ये f होता है। इस तरह से ये रहते हैं। अब ये कक्षक है, अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसके आगे 2 लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? 2। देखो ये इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र हो जाएगा 2 इंटू 2l+1। s में ज्यादा से ज्यादा 2 भर सकते हैं। यहां देखो इसका मान 1 है, तो आगे 2 आएगा, तो 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण इस 2 इंटू 2l+1 के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये हमारी तीसरी क्वांटम संख्या दर्शाती है कि एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक कोष में चक्कर लगाता है, उस कोष को भी आगे उपकोष में बांटा गया है sp-df में, और वही उपकोष आगे वापस किसमें, छोटे छोटे कक्षकों में विभाजित होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वांटम संख्या आती है अपने इसमें चौथी, वो है चक्रण क्वांटम संख्या। अभी हमने ये पढ़े बॉक्स, अब इन बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो बताया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए। चौथी है जिसका नाम है चक्रण या स्पाइन क्वांटम नंबर। चलिए देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या चौथा नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं या तो m s, या इसे केवल s के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन, स्पाइन, चक्र, घूमना, इसके आधार पर ये क्वांटम संख्या दी गई है। ये क्वांटम संख्या जो है ना, ये बताती है, देखो हमने परमाणु मॉडल पढ़े है ना। अब जितने भी परमाणु मॉडल पढ़े उसमें से मुख्य रूप से अपन ने लिया था जैसे नील्स बोहर का और रदरफोर्ड का। तो इन्होंने क्या कहा था कि जैसे ये परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है। क्या करता है? अपने अक्ष पर। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने अक्ष पर यूं घूर्णन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन में ये घूर्णन गति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, यानी यहां हम ये बताएंगे कि पहला तो इसे किसके द्वारा, s या ms द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूर्णन गति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। इसमें पहली आती है दक्षिणावर्त।
दक्षिणावर्त, जिससे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब जब घड़ी की दिशा में इसे दर्शाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यूं घूमेगा घड़ी की दिशा में, यूं क्लॉकवाइज, ऐसे गति होगी पहले। ठीक है, तो इसके लिए इसका मान दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको कि ms का मान होगा इसके लिए +½ क्या होता है, +½ और दूसरा तथा इसे इस आधे तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते ना इनमें कक्षकों में यूं ऐसे भरते ना, तो वो आधे तीर के निशान के द्वारा, यानी एक क्लॉकवाइज, ये इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और दूसरी होती है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसे एक यूं घूम रहा है ना, तो दूसरा यूं घूमेगा, उल्टा। ठीक है, तो अब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मान हो जाएगा -½ तथा इसे दर्शाएंगे, अब ये सीधा तीर है ना, ये यूं दर्शाया जाएगा, उल्टे आधे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जब हम इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक यूं दर्शाते हैं, एक यूं दर्शाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन जब अपने अक्ष पर घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन खुद भी एक चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं एक कक्षक में कि एक सीधा बताया एक उल्टा बताया, इसका मतलब एक की दिशा क्लॉकवाइज है तो दूसरी कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। कभी भी एक ही दिशा में दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि दिशाएं विपरीत है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर एक ही दिशा में आया तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा और इनमें प्रतिकर्षण से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रह पाते, है ना। तो ये एक छोटी सी क्वांटम संख्या है जिसे कहा गया है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पाइन क्वांटम संख्या, जो ये दर्शाती है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो अपने अक्ष पर जब घूर्णन गति करता है तो अक्ष पर भी इसकी घूर्णन गति दो प्रकार से होगी, घड़ी की दिशा में या घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये क्वांटम संख्या वाला टॉपिक खत्म कर दिया है, और अब इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है वो है ऑफ बोर सिद्धांत। ऑफ बोर का मतलब होता है निर्माण, किसी भी चीज का निर्माण करना, और उस ऑफ बोर सिद्धांत से ही हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।